Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is nutrition of the chapter life processes. तो हमने इससे पहले पार्ट 1 में देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो मिलके एक इंसान को ज़िंदा रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करते हैं. अगर लाइफ प्रोसेसेस में से कोई एक भी प्रोसेस जो है वो होना बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है. एंड व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी ह्यूमन की बॉडी में होते हैं वो क्या क्या हैं, या आप कह लो दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. और कैसे ये इंटरलिंक्ड भी होते हैं ये भी हमने देखा था. सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमें अलग अलग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है इन सारे लाइफ प्रोसेसेस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट life process, that is nutrition. When we walk or ride a bicycle we are using up energy. तो हम अगर चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हो आप तो आपको एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अगर हम कोई काम नहीं कर रहे सिर्फ बैठे भी हुए हैं तो भी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. अगर बैठे हुए हैं तो भी उस पोजिशन में स्टैटिक बैठने के लिए, अगर आप स्टैचू होके बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, एक जगह बैठे हुए हो बस, तो उस पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है. वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. हम बाहर के एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर कुछ मटीरियल्स लेते हैं जिसके थ्रू हम ग्रो कर पाते हैं. जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, फूड. तो फूड एक एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से हम ले रहे हैं. उस फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनवाते हैं अलग अलग तरीके के. और जो भी हमारी बॉडी को कोई भी अदर सब्सटेंस चाहिए होता है, वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सभी काम जो है जो हमें चाहिए होते हैं वो भी मटेरियल हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट. और ये जो एनर्जी का सोर्स है, जो मटेरियल का सोर्स है, जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हमें खाने से मिलते हैं. तो कहते हैं ना, खाने से एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें बाहर से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स की नीड होती है जो हमें बाहर एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं. और वो किसके थ्रू मिलते हैं? खाने के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फूड में प्रेजेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इन्हें खा नहीं सकते हैं, तो फूड में प्रेजेंट होती है और फूड के थ्रू ये हमें मिलती हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट फूड? अब जिंदा इंसान को खाना मिलता कैसे है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे वो अपना खाना खुद बनाते हो, चाहे वो अपना खाना खुद ना बनाते हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए, हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी और मटेरियल तो चाहिए ही होता है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. तो बाहर के अपनी बॉडी की फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए मटेरियल्स और एनर्जी ये हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही होता है, पर इसको पाने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे कि कोई प्लांट है तो वो एनर्जी और मटेरियल दोनों क्या करेगा, वो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाएगा और एनर्जी और मटेरियल जो उसको चाहिए वो डिराइव कर लेगा. लेकिन जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं. उसमें आपके पैरासाइट्स आ सकते हैं, ठीक है, और आपके और ह्यूमंस भी, हम भी कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. तो हमारा क्या है, हम खाना तो हम भी खाते हैं, पर हमारा खाना खाने का तरीका अलग है. जैसे हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट से, फिर हम उसको पकाते भी हैं. यहीं अगर कोई जानवर है तो वो सीधा डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर लेगा. अगर कोई कार्निवोर है तो वो सीधा क्या करेगा, वो किसी और जानवर को खाएगा, वो प्लांट को नहीं खाएगा. तो अल्टीमेटली वो एनर्जी और जो भी मटेरियल उसे अपनी बॉडी के फंक्शन मेंटेन करने के लिए चाहिए वो लेता तो फूड से ही है, लेकिन वो फूड उसका कोई भी अलग अलग सोर्स हो सकता है, ठीक है. बट तो इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है कि बट इट इज़ फुलफिल्ड इन
different ways. Some organisms use food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऐसे organisms होते हैं, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन कंटेनिंग जो भी चीज़ें होती हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और ज़्यादातर जो आपकी जैसे CO2 है, CO2 को आप इनऑर्गेनिक बोलते हो, ठीक है, वाटर को आप इनऑर्गेनिक बोलते हो. तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स बचते हैं ना आपके, उनको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं. लेकिन CO2 भी इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है. अब ये मत कहना कि कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, ऐसे मत बोलना बस, ठीक है. तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो होते हैं, क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं. कैसे ऑब्टेन करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू, और अपना खाना खुद बनाते हैं. ये आप आगे पढ़ोगे भी. देखो, आपने चैप्टर 1 में ना एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि CO2 प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 और वाटर रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, है ना. और फिर इसकी बैलेंसिंग थी, वो तो हम देख ही लेंगे. तो आपने ये इक्वेशन देखी थी. तो इस इक्वेशन में जो CO2 और वाटर है ये आपके इनऑर्गेनिक सोर्सेज है, और प्लांट क्या करता है, इनको यूज़ करके C6H12O6 बनाता है, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है. और ये ग्लूकोज जो है ये प्लांट का खाना है, ठीक है. ग्लूकोज क्या है? प्लांट का खाना है. तो प्लांट ने अपना खाना खुद बना लिया. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करके खाना बनाते हैं. कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ? जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करके फूड बनाते हैं, सिंपल फूड मटेरियल जो है वो बनाते हैं, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स. जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones. तो होता क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करके सिंपल फूड मटेरियल बना लेते हैं, ठीक है. लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ करके सिंपल फूड मटेरियल नहीं बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं. तो अब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, बट बॉडी को तो सिंपलर वंस चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है. तो अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो भी ग्रोथ का फंक्शन या बॉडी को ठीक रखने का काम जो परफॉर्म करना होता है, उससे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्योंकि हमें तो सिंपलर चाहिए होते हैं. टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट. अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनको आप सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है. तो होगा क्या, कुछ रिएक्शंस होगी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब ये रिएक्शन होती है तो हम कुछ बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं. देखो बेटा, कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट जो है ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे. मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है A और ये कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस B के अंदर, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये होने में लगा रही है 1 घंटा, ठीक है. लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमें एनर्जी जल्दी से मिल जाए, हमें सिंपलर सब्सटेंस जल्दी से मिल जाए. तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, C एक कैटलिस्ट यूज़ किया. तो C एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने इसका रेट, ये रिएक्शन जो 1 घंटे में हो रही थी, अब ये 1 मिनट में हो रही है या 1 सेकंड में हो रही है. तो हमें तो फ़ायदा हुआ ना.
तो सी हमारा कैटलिस्ट है, उसने क्या किया, रिएक्शन जल्दी करवा दिया, ठीक है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर यूज़ किया जा रहा है तो इसे हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और बायो कैटलिस्ट जो है, जो हमारी बॉडी में ये काम करवाते हैं, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स जो है ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये ज़्यादातर रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन के टाइम को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जल्दी होता है। Thus, the heterotroph survival depends directly और indirectly on autotroph। जो heterotroph है, मतलब कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कार्निवोर है, ठीक है, मानो एक कार्निवोर है। अब ये कार्निवोर क्या कर रहा है, ये अपने से नीचे वाले फॉर एग्जांपल एक हर्बीवोर को खाता है, ठीक है। अब हर्बीवोर ने क्या खाया, हर्बीवोर ने तो प्लांट को खाया, तो इनडायरेक्टली कार्निवोर प्लांट पे तो डिपेंडेंट हुआ ना, क्योंकि अगर प्लांट ही नहीं होगा तो हर्बीवोर नहीं होगा, क्योंकि हर्बीवोर सारे भूखे मर जाएंगे। तो कार्निवोर जो है वो सर्वाइव अल्टीमेटली कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हर्बीवोर की पॉपुलेशन एक बार मर के ख़त्म हो गई सारी की सारी, सारे हर्बीवोर ख़त्म हो गए, फिर उनका जो भी डेड मटीरियल था, चल माना कार्निवोर ने वो खाया पर वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, तो कार्निवोर भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब जैसे हर्बीवोर है वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, अगर प्लांट गया तो हर्बीवोर तो गया ही गया, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम जो भी हेटरोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। जो भी एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स और सारे फंजाई जो हैं वो हमारे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्यों ग्रीन प्लांट्स को हमने क्यों बोला है, क्योंकि अगर प्लांट ग्रीन होगा उसके पास क्लोरोफिल होगा, अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना पाएगा। आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का भी, ठीक है। और क्या होता है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल या फिर कोई ऐसा मतलब दूसरा पिगमेंट होता है जो खाना बनवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज भी हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेटरोट्रॉफ हमारे एनिमल्स और फंजाई होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, तो वो फोटोसिंथेसिस से फुलफिल होती है। देखो बेटा, यहाँ कार्बन रिक्वायरमेंट क्यों बोला है, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये रहा C6H12O6, इसमें कार्बन है तो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए उन्होंने कार्बन रिक्वायरमेंट बोला है, ओके। तो ये फुलफिल कैसे होती है, ये फुलफिल होती है फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करा जाता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो हर कोई कर लेता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है, पर सनलाइट भी है, पर क्लोरोफिल नहीं है इंसानों के पास, वरना हम भी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज खुद ही बना लेते हैं। हम भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, हमें क्या ज़रूरत है हेटरोट्रॉफ होने की, पर हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं बना सकते ग्लूकोज खुद से, ठीक है, हमें दूसरे प्लांट से लेना पड़ता है बिकॉज हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ही ग्लूकोज बनता है, ओके। इट इज़ द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ जो है वो सब्सटेंस बाहर से लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो ग्लूकोज है ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करके रखता है और जब भी उसे एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है और उसको एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज जो उसका खाना भी है और उस खाने से उसको एनर्जी भी मिल रही है। तो CO2 और वाटर प्लांट बाहर से लेता है, ठीक है। तो सब्सटेंसेस वो बाहर से लेता है और उनको कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो बाहर से मटेरियल एक प्लांट लेता है, एक ऑटोट्रॉफ लेता है, ठीक है। देखो बेटा, ऑटोट्रॉफ में ना आपके ग्रीन एक सेकेंड, ये रहा ग्रीन प्लांट्स भी हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है
कि ऑटोट्रॉफ वर्ड यूज़ किया हुआ है, प्लांट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरियाज है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही सिमिलर इक्वेशन दिखाते हैं, ऐसे ही सिमिलर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं ये क्या करते हैं, मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर लेते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है वो हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज जो है वो हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो ग्लूकोज बनता है वो यूटिलाइज होता है एनर्जी प्लांट को देने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है, ये काम ये करता है प्लांट। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब होता क्या है, प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाया, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाया, देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं जिसमें से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट बनाता है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में ग्लूकोज ही है जो हमें पढ़ना है। तो ग्लूकोज जो है ये हमारा प्लांट ने बनाया। अब ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी देने का काम तो करता है, लेकिन प्लांट को जो है सारा जो उसने ग्लूकोज बनाया, अब वो सारा तो एनर्जी में यूज़ नहीं करेगा, कुछ को वो स्टोर करके भी रखेगा कि अगर कभी सनलाइट ना हो, ठीक है, या CO2 जो है वो कम अवेलेबल हो, या वाटर अवेलेबल ना हो, क्योंकि देखो CO2 तो चलो एटमॉस्फेयर में है, सनलाइट भी चलो मिल ही जाएगी, पानी ना हो तो जो हम कहते हैं कि प्लांट को पानी देना चाहिए, है ना, वाटर करते हैं प्लांट्स को, तो अगर वो ना हो किसी सिचुएशन में तो प्लांट तो मर जाएगा भूखा, अगर वो सारा ग्लूकोज ही ख़त्म कर देगा। तो कुछ ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बनता है उसको प्लांट स्टोर करता है, और वो ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करता, वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है प्लांट, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। और ये एक internal energy reserve का काम करता है। रिजर्व मतलब आपने उसको स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे रिजर्व बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका मतलब क्या, आपने रिजर्व करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है कि आपको जब भी एनर्जी चाहिए होगी प्लांट को वो इसको यूज़ कर सकता है। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन वेयर सम ऑफ द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखो बेटा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चा यही होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लाइकोजन। अब देखो होता क्या है, ग्लूकोज जो है ये वो प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, ग्लूकोज वो प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है। फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्लांट उनको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी ऑक्सीजन और वाटर बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर इस स्टार्च को स्टोर करता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल जो खाना खाता है उसको जब वो स्टोर करके रखता है तो वो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो प्लांट अपना खाना स्टार के फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल अपना खाना, जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ज़्यादातर, वो अपना खाना जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आगे आपको इसकी और क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है ये आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखो, CO2 और वाटर ने क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट को हम H न्यू भी लिख सकते हैं, इसे न्यू बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, आप इसको HV भी लिख सकते हो अभी के लिए, 10th में ही हो क्योंकि। और ये जब रिएक्ट करता है तो C6H12O6 ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनता है। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, चैप्टर 1 में आपने पढ़ी हुई है। ओके, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, पेपर में अगर लिखने को आती है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी होती है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है कि आपसे याद ना हो पाए। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे, अगर बैलेंसिंग नहीं हो रही तो उस केस में क्या करोगे, है ना, याद करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे याद करोगे,
देखो आपको पता है C6H12O6 जो है वो हमारा ग्लूकोज तो होता ही है, ऑक्सीजन वाटर निकलते हैं और CO2 और वाटर हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्बन 6 है तो कार्बन को 6 करने के लिए 6 तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब क्या होता है, अब क्योंकि कार्बन 6 है तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है, तो 12 12 वैसे तो 24 हो गया, और यहाँ पे H2O है तो यहाँ 12 लग गया है ना, तो 12H2O। अब यहाँ की बैलेंस हो गई इक्वेशन, तो यहाँ पे 6 और 6 लगा दो, मतलब C6 है तो तुम ये समझो कि यहाँ पे तो सारे में ही 6 आएगा, मतलब 6O2 आएगा और 6H2O आएगा। यहाँ पे कार्बन का है, यहाँ पे भी 6 आएगा, पर यहाँ पे × 2 हो जाएगा वाटर का। ठीक है, वैसे तो बैलेंसिंग बहुत आसान है, मैंने बैलेंस कर भी दिया था आधे से ज़्यादा। देखो जैसे मैंने बताया कि कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लगेगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मैं देखूँ तो यहाँ 12 हो गए हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे 2, मतलब कि 14 हाइड्रोजन थे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, अगर इसका आगे वाला है, ये तो बैलेंस जो रखी है ना इक्वेशन, अगर मैं ये हटाऊँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ वैसे तो 3 3 से 9 हम कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगी तो मैं 3 कहाँ लगाऊँ, 3 कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे अगर मैंने 3 लगाया तो 6 तो यहाँ पहले ही लगा हुआ है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या था, 1 मिनट, सारे इरेज हो गया, देखो इसको छुपा दो। यहाँ पे 6 मैंने पहले लगाया क्योंकि मैंने पहले कार्बन को बैलेंस किया है, तो 6 और 6 2 ज़ा 12 एंड 12 और ये 13 हो गए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ आप देखो कि H2 यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इस साइड पे 6 हैं, 7 8 और ये 9। ठीक है, तो अब इसकी बैलेंसिंग अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 है, तो यहाँ पे 24 हाइड्रोजन मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 24 हाइड्रोजन हो जाते हैं तो यहाँ पे सीधा 12 से मल्टीप्लाई करके 24 हाइड्रोजन तो हो ही जाएंगे, राइट। तो C6H12 H12 है, यहाँ पे H2 जो है ये 14 हो गया, तो इसके आगे 6 ऐड कर दिया हमने। तो हिट एंड ट्रायल से करोगे तो ये हो जाएगा, बट सिंपली ये लर्न जो है वो कर लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो होता कैसे। अब हमने तो बोल दिया कि CO2 वाटर ने क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर बना लिया, वॉट एवर, बट होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है, सबसे पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस करता कौन है, फोटोसिंथेसिस ना प्लांट की लीफ करती है ज़्यादातर। ठीक है, और प्लांट के बेसिकली जो ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ग्रीन पार्ट कौन है, लीफ होती है। लेकिन अगर हमारा प्लांट यंग है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन कलर की होती है, और अगर स्टेम ग्रीन कलर की है तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करेगी। तो अगर प्लांट यंग है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन होगी और उसका जो लीफ है वो भी ग्रीन होगी। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम और लीफ दोनों करेंगे। लेकिन जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो स्टेम जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, वुडी हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट यानी कि लीफ बचती है जो ग्रीन होती है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। तो सिर्फ लीफ ही है जो फोटोसिंथेसिस करेगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो क्लोरोफिल है, जो हमारा पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। अब ये लाइट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी है हमारी सनलाइट। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, यानी कि लाइट एनर्जी को। फिर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो सनलाइट है, सनलाइट से हमें जो एनर्जी मिल रही है उसको हमने बोला लाइट एनर्जी, और इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर।
ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर ये काम होता है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब हमने सनलाइट को यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट में हमारा CO2 बन जाता है। तो ये जो CO2 होता है इसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है हमारे रिडक्शन में। तो इसको ये रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन जो है वो CO2 में प्रेजेंट था, यहाँ पे कार्बन जो है वो C6H12O6 में प्रेजेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो चुका है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने इसको रिडक्शन बोला है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अलग हो चुका है। अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन आती है वो CO2 से ही आती है, और जो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है ये वाली ऑक्सीजन ही हमारी यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के रिलीज़ होने में जो हमारा H2O है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। फिर ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस केमिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं स्प्लिट करने में वाटर मॉलिक्यूल को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन क्यों बोला है मैंने। अब देखो आप सोच रहे होगे कि माँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 है, ठीक है, और C6H12O6 में भी ऑक्सीजन है, तो ये रिडक्शन कैसे हो गया। रिडक्शन तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पे एक कार्बन पे आपके कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। एक कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। यहाँ पे 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब कि एक कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो एक तो यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था CO2 में, C6H12O6 में एक कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का तो लॉस हुआ ना, यहाँ 2 के साथ जुड़ रहा था, यहाँ सिर्फ एक ही के साथ जुड़ा है, इसीलिए रिडक्शन कहा है। तो ये हो गया आपका पूरा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने प्लांट के बारे में देखा कि कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इज़ नॉट ऑल अबाउट ह्यूमन। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप प्लांट एनिमल दोनों की ही पढ़ते हो, और हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं तो हम सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और आपके जो लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों लाइफ प्रोसेसेस सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो हम प्लांट और एनिमल में ये होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्लांट और एनिमल दोनों में ही लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वाला लाइफ प्रोसेस जो है वो 2 तरीके का है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना रहा है और उसमें हमने प्लांट पढ़ लिया, और हेट्रोट्रॉफ में हम पढ़ेंगे अमीबा, ठीक है, और पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स कि ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। ह्यूमन का थोड़ा लंबा है, अमीबा का तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, और ये तो सबसे ही आसान होता है। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। दी स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। अब ये जो स्टेप हुए हैं ना कि पहले अब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, फिर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और फिर स्प्लिट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होती है। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इमीडिएटली हो, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में आपको पता है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और वाटर जो है कंपैरेटिवली कम होता है, तो वो क्या करते हैं, टेक अप CO2 एट नाइट। ये क्या करते हैं, अब देखो CO2 अगर लेनी है, CO2 जो है ये
CO2 अगर लेती है, CO2 गैस अगर प्लांट को चाहिए तो वो कैसे लेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है, स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का लीफ पे प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू स्टोमेटा ओपन करके CO2 जो है वो लेता है। अब क्योंकि डेजर्ट CO2 स्टोमेटा जब ओपन होता है ना, तो उसकी वजह से जो भी वाटर प्लांट के अंदर स्टोर होता है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रात में जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, पानी को स्टोमेटा ओपन होंगे तो वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है, सनलाइट के थ्रू वेपर्स के फॉर्म में वाटर इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टोमेटा हम ओपन ही रात को करेंगे तो उस केस में वाटर का लॉस नहीं होगा। और डेजर्ट प्लांट्स को तो वैसे भी वाटर को स्टोर करके रखना होता है क्योंकि उनके पास वाटर कम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये टेकअप करते, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और जो एनर्जी क्लोरोफिल ने दिन में अब्जॉर्ब करी होती है फिर उसको यूज़ करके ये रिएक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं एक इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरोफिल जो है दिन में जो है एनर्जी जो अब्जॉर्ब करता है फिर रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ओके। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। अब जब हमने photosynthesis किया तो photosynthesis में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, वाटर को यूज़ किया, क्लोरोफिल को यूज़ किया और सनलाइट को। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम देखने वाले। If you carefully observe a cross section of leaf under a microscope shown in figure 5.1, तो अगर हम फिगर 5.1 में देखें तो ये आपकी देखो यूजुअली लीफ ऐसी होती है। तो लीफ में ये जो मेन आपको पार्ट दे रखा है इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं, मिडरिब। और मिडरिब से अलग अलग जो है ऐसे लाइंस, जो आपको लाइंस देखने को मिल रही है जो निकल रही होती है, इनको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। और जो लीफ है जो आपको दिख रही होती है उसको हम लामिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो क्या होता है यूजुअली, देखो ये डायग्राम आपको थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए बट मैं आपको इजीली समझा देती हूँ कि जैसे लीफ है, ये स्टेम हो गई, ये पेटी हो, ये ऐसे लीफ अटैच्ड है। तो लीफ का जो ये वाला पूरा एरिया है, स्ट्रेट में हो रखा है, जो ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। ठीक है, अब क्या होता है लीफ में एक ऐसे मिड में आपको लाइन देखने को मिलती है, कि आप फील भी कर सकते हो, और फिर ऐसे 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 उसमें और लाइंस जो है वो निकल रही होती है। तो ये लाइंस नहीं होती है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो आपका ये वाला कंपोनेंट है, ये जो बीच की लाइन है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं, मिड रिब। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी लाइंस निकल रही होती हैं, ये जो छोटी छोटी निकल रही होती है, इनको हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीफ का डायग्राम। अब क्या होता है लीफ का, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया देखूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ऐसे देखूँ, लीफ को मैंने ऐसे साइड से काट दिया और मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूँ, जैसे ये मेरी लीफ थी ऐसे, इसको मैंने ऐसे बीच से काट दिया, मतलब इस तरीके से काटा कि ये देखो ये ऐसे डबल हमें दिख रही है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब मैं ऑब्जर्व करूँगी लीफ का, तो मुझे लीफ कुछ ऐसी दिखती है। लीफ में क्या होता है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, जैसे हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, तो लेयर्स में भी सबसे टॉप मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो सबसे ऊपर लीफ के भी जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है, ये एपिडर्मिस आपके सेल्स होते हैं, सेल्स जो है लीफ के वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्योंकि ये लीफ के अपर पार्ट की एपिडर्मिस है तो इसको हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आपने पढ़ा होगा अभी जब आप 9th में थे, टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है। और जो लोअर में ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये देखो लोअर ये जो लेयर है सेल्स की प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को कहते हैं हम लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। अब क्या होता है, इस एपिडर्मिस के बीच में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स में ये देखो ग्रीन ग्रीन डॉट 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 से आप इसको बना सकते हो, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब क्या है, आपने यहाँ पे
लोअर एपिडर्मिस में एक सेल प्रेजेंट है और इस सेल को इन्होंने रैंडमली नाम दे दिया गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की शेप ऐसी नहीं होती जैसे इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। गार्ड सेल्स की शेप आपकी ऐसी होती है और ये जो बीच का अपर्चर होता है इसको देखो, ये होता है आपके गार्ड सेल्स की शेप। लोड क्यों नहीं हो रहा, चलो आगे दिखाती हूँ, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब लोड हो जाएगा फिर दिखा दूँगी। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है लीफ का। अब क्या होता है, ये सारे सेल्स जो हैं ये आपके कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, मतलब टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके बीच में ये लूज स्पेसेस हैं। इन्हीं स्पेसेस को यहाँ पे एयर स्पेसेस भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको फ्लोएम और जाइलम भी दिखाया हुआ है। जो फ्लोएम होता है वो पहले होता है, जाइलम उसके पीछे होता है, और जाइलम फ्लोएम को टुगेदर हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। इसके आगे आप इसके बारे में आप अभी आगे पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बता दिया गया है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अपर एपिडर्मिस, फिर होती है लोअर एपिडर्मिस। अब क्या होता है, जो अब देखो अगर पेपर में आ गया तो आप क्या डायग्राम बना सकते हो, तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके ऊपर आपने ऐसे दिखा दिया, ये होती है वैक्सी क्यूटिकल, इसको हम ये वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि वाटर लॉस ना हो। ज़्यादातर क्या होता है बेटा कि प्लांट में क्या होता है, जो साइड लीफ की फेस कर रही होती है सन को, जो हमें बाहर की तरफ से दिख रही होती है, जो ऊपर की साइड होती है उसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब जो ऊपर की अपर एपिडर्मिस है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ती है तो वाटर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर जो है, ये वैक्सी क्यूटिकल की लेयर अपर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट जो है वो ये मैकेनिज्म जो है प्लांट में होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे होते हैं सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स लूजली पैक्ड है सेल्स, ठीक है, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। और गार्ड सेल्स होते हैं हमारे पास, स्टोमेटा होता है हमारे पास, और स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अपर में कम। क्यों, क्योंकि अपर एपिडर्मिस में अगर स्टोमेटा कभी सनलाइट में ओपन होगा तो वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ऊपर भी स्टोमेटा बना सकते हो, पर ऊपर कम स्टोमेटा का नंबर होता है, नीचे स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। ये NCERT में मेंशन नहीं है, बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ओके। और फिर इस स्ट्रक्चर में आपकी ऐसे गोल गोल डॉट 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 बना दो आप, अंदर एक और स्पेस, और फिर डॉट 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 डॉट। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपकी, अगर मैं इसको लेबलिंग करूं तो ये आपकी हो गई वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। पर्पल वाली हो गई आपकी अपर एपिडर्मिस। देखो बेटा डायग्राम में आपको चाहे क्लैरिटी ना मिली हो, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और आप नीट एंड क्लीन डायग्राम खुद से भी बना सकते हो अगर आपको ये थोड़ा समझ में भी आ जाता है तो, ठीक है। फिर आ गया ये नीचे लोअर एपिडर्मिस, ये आपके आ गया गार्ड सेल्स, और इसको ओवरऑल आप बोल सकते हो स्टोमेटा, ठीक है। बीच में जो जगह खाली प्रेजेंट है इसको आपने बोल दिया एयर सैक्स या एयर स्पेसिस, और ये जो प्रेजेंट है इसको बोल दिया क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किन सेल्स में होता है, इन सेल्स में होता है, इन सेल्स का नाम होता है मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ये, मीजोफिल सेल्स। NCERT में वैसे दे नहीं रखा, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ओके। चलो, तो ये आपको मैंने अच्छे से लीफ को समझा दिया है। अब हम अपने टॉपिक पर ही बढ़ते हैं। तो देखो, These green dots are cell organelle called chloroplast। तो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होता है उस पर क्लोरोप्लास्ट नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ये एक सेल की, ये सेल ऑर्गेनेली है एक, ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन डॉट्स जो है वो क्या है, ग्रीन डॉट्स हमारे क्लोरोप्लास्ट है,
और ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया है और हमें बता दिया कि कैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो एसेंशियल होता है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने एक पॉटेड प्लांट लिया। पॉटेड प्लांट का मतलब क्या होता है, पॉट है उसके, ठीक है, उसके अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, विद वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स, जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हो, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, क्रोटॉन्स हो गए। तो हमने प्लांट को रखना है डार्क रूम में 3 दिन के लिए, जिससे क्या होगा, सारा स्टार्च जो है प्लांट यूज़ कर लेगा। स्टार्च क्या होता है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर मैंने 3 दिन तक एक प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया, इसका मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है वो एब्सेंट है। अब अगर सनलाइट नहीं है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज नहीं बनेगा, और अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा पर प्लांट को ज़िंदा रहना है तो वो स्टार्च को क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन तक उसको डार्क रूम में रखेंगे, जिससे वो सारी की सारी स्टार्च को यूज़ कर ले, क्या कर ले, स्टार्च को यूज़ कर ले, ठीक है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो हमने क्या किया, 3 दिन तक तो उसको डार्क में रखा और फिर हमने उसको 6 घंटे के लिए धूप दे दी, ठीक है। फिर से मोटा हो गया ये पेन, तो कितना किया था। प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब आपने क्या किया, प्लांट से एक लीफ को प्लग किया, तोड़ लिया। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो जहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन एरियाज है उसको आपने ट्रेस करना है, क्योंकि मनी प्लांट वगैरह जो है उसमें क्या होता है, कुछ एरिया ज़्यादा ग्रीन होता है, कुछ कम होता है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। फिर उसको आपने लीफ लिया आपने और उसको बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करने के बाद हमें उसे अल्कोहल जिस बीकर में हो उसके अंदर डालना है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस द बॉइल। तो हमें क्या करना है, जो बीकर है उसको वाटर बाथ में रखना है और जब तक अल्कोहल बॉईल ना होने लग जाए तब तक करना है। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। फिर आयोडीन में डिप करो। टेक आउट द लीफ एंड रिंस इन आयोडीन सॉल्यूशन। और उसको आयोडीन सॉल्यूशन को धो दो, रिंस ऑफ कर दो, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर चेंज एंड कंपेयर दिस विद द बिगनिंग। कैन यू कंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ। अब होता है क्या, देखो इसकी ऑब्जर्वेशन देखो बेटा क्या है। ये है, बीच में थोड़ा ग्लिच आ गया था, सॉरी फॉर दैट। ऑब्जर्वेशन ये मिलती है हमें इससे कि हमने क्या किया, जो मनी प्लांट है, तो हमें पता है मनी प्लांट जो है वहाँ पे कुछ लीफ जो है, जैसे इसमें बोले ना वैरीगेटेड लीव्स, तो वैरीगेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा कलरलेस और येलोइश होता है और कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन होता है। तो बिफोर जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में डिप नहीं किया था लीफ को, तो हमें कुछ ऐसी लीफ देखने को मिली थी, पर जब हमने लीफ को डिप किया तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन पैचेस थे वहाँ पे ब्लू पैचेस हो गए, ठीक है। कौन से पैचेस हो गए, ब्लू पैचेस हो गए। इससे हमें ये समझ में आता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के बारे में हमें पता चलता है और हमें ये समझ में आता है कि कैसे सनलाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, या फिर हम कह सकते हैं नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो है लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और ग्लूकोज बनाया, जिसे उसने स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखा। ये हमारी एक्टिविटी 5.1 की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देखो, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वो CO2 और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ये CO2 लेता है कैसे है, वाटर कैसे लेता है वो तो हमें पता है, हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन CO2 कैसे लेता है। तो इन क्लास 9th आपने पढ़ा है, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पर आपको फिगर में दिया हुआ है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये टाइनी पोर्स ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये, ठीक है। तो ऐसे ये टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ये तो जूम स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बट वैसे बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा
बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जैसे ये लीफ है तो लीफ के सरफेस पे। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज, मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज क्यों बोला है? क्योंकि गैशियस एक्सचेंज बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए मैसिव बोला है। टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पोर्स के थ्रू जो है गैशियस एक्सचेंज इन्हीं के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो देखो गैशियस एक्सचेंज मैसिव अमाउंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो स्टेम, रूट्स और लीव जो है उनसे भी होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है स्टोमेटा से ही होता है। ओके, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि प्लांट जो है, जैसे ये पोर है, ये ओपन है स्टोमेटा, और ये बी जो है ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड है कंपैरेटिवली, ये ओपन है, ठीक है। तो ओपन जब स्टोमेटा होगा तो गैशियस एक्सचेंज होगा, गैशियस एक्सचेंज के साथ साथ वाटर लॉस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन है, अब सन रेज जो है वो डिहाइड्रेशन, जैसे इन वाटर, जैसे नॉर्मल वाटर इवेपोरेट होता है, तो जब पानी जो है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू भी इवेपोरेट होगा। इट इज़ लाइक कि आपने जो है एक बाल्टी है जिसको आपने स्टोमेटा बोला, ठीक है, इसके अंदर पानी है, इसके थ्रू अब गैशियस एक्सचेंज तो हो रहा है, पर साथ ही साथ आपने क्या किया, इसको ढक्कन से ढक दिया, तो ना तो गैशियस एक्सचेंज होगा ना वाटर लॉस होगा। अगर आप बाल्टी को हटाओ तो गैशियस एक्सचेंज तो हो जाएगा, लेकिन साथ में पानी भी तो उड़ेगा, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एक तरह से पानी इवेपोरेट ही तो हो रहा है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट में से हो रहा है, नॉर्मल सी में से नहीं हो रहा, ठीक है। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। होता क्या है कि स्टोमेटा जो है ये ओपन होता है और क्लोज होता है। जब ये ओपन होता है तो वाटर भी इससे लॉस हो सकता है, ठीक है, और जब ये क्लोज हो जाता है, जब इसे, तो देखो जब ओपन होता है तो कब ओपन होता है, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती तो क्लोज हो जाता है। तो व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा क्लोजेस। अब जो ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं किडनी जैसे, ये आपके हैं गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स की वजह से ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की हो पाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब पानी उनमें घुसता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। स्वेल होने का मतलब यही होता है ना, फूल जाना, मोटे हो जाना, ठीक है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो ये देखो गार्ड सेल्स देखो स्वेल हो रखे हैं, चौड़े चौड़े मोटे मोटे से दिख रहे हैं, तो ये ओपन हो गया स्टोमेटा, तो स्टोमेटल पोर हमें दिखेगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेस व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब ये गार्ड सेल्स जो है श्रिंक हो गए, देखो पतले पतले से हो गए, तो अब ये जो पोर है स्टोमेटल पोर वो बंद हो गया, स्टोमेटा बंद हो गया। अब है एक्टिविटी 5.2, इसकी ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। ऐसे आपको प्लांट्स लेने हैं, 2 लेने हैं सेम साइज़ के, डार्क रूम में रखो 3 दिनों के लिए। उसके बाद आपने एक वॉच ग्लास में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रख लेना है। देखो करना क्या है मैं बताती हूँ। ये बेल जार है, ये क्या है, एक बेल जार है, एक तरह से आप इसको एयर टाइट कंटेनर मानो, इसके अंदर अब कोई एयर नहीं आ सकती है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो भी एक वॉच ग्लास रख दी, और इस वॉच ग्लास में था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है, अब इसमें हमें क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ, मतलब हमें ये देखना है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च दोनों ही प्लांट्स में है या नहीं। तो एक हमने यहाँ पे बेल जार के अंदर एक प्लांट को रखा, दूसरे प्लांट को हमने रखा एक और बेल जार के अंदर। दोनों में फ़र्क क्या था कि यहाँ पे जो ये वाला बेल जार है, जो
ये वाला बेल जार है, इसके अंदर हमने साथ में एक वॉच ग्लास रख दी, मतलब एक कटोरी टाइप की रख दी, जिसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH था, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है, और उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमें दोनों में से ही एक एक लीफ को तोड़ना है और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करनी है कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब हमारी ऑब्जर्वेशन होगी तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो वाला प्लांट जिसको हमने KOH के साथ प्लेस किया था, उसके अंदर जो स्टार्च है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। नहीं तो या तो अमाउंट बहुत कम है या फिर अमाउंट है ही नहीं, स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और जो दूसरे वाला जार है जहाँ पे KOH जो है हमने नहीं डाला था, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर स्टार्च इज़ प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम KOH बोलते हैं, दिस KOH अब्जॉर्ब्स CO2। ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर दिया तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? क्योंकि CO2 और वाटर आपको चाहिए होता है, तभी आपका फोटोसिंथेसिस होके ग्लूकोज बनता है। अब अगर आपका KOH CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 होगी ही नहीं, तो उस केस के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, और जो हमारा पॉट है, ठीक है, जो प्लांट है जिसको हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्लेस किया था, वो हमारा स्टार्च टेस्ट नेगेटिव देगा। उसमें स्टार्च जो है वो या तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी या होगी ही नहीं। अगर स्टार्च जो है वो होगी भी, आपको थोड़ी बहुत भी दिखेगी, तो वो इसलिए हो सकती है कि पहले की स्टार्च है जो स्टोर हो रखा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज अबव, कैन वी डिज़ाइन अ एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या आपको इससे समझ में आता है कि सनलाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? येस, सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, साथ ही साथ CO2 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, इस एक्टिविटी में और क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे ना उन्होंने प्लांट को पहले तो यहाँ पे एक प्लांट को KOH के साथ रखा और एक प्लांट को नॉर्मली रखा। अब KOH के साथ रखा तो इसके आसपास की जितनी भी CO2 थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया। एक सेकेंड, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट, ओके। एंड देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे इन दोनों ही बेल जार्स को ना सनलाइट में रखा है। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, तो यहाँ पे भी सनलाइट है, यहाँ पे भी सनलाइट है। CO2 यहाँ पे है लेकिन वो KOH ने अब्जॉर्ब कर ली, CO2 यहाँ पे है और किसी ने भी अब्जॉर्ब नहीं करी, इसीलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो CO2 और सनलाइट जो है ये असेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो फार वी टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब हमने देख लिया कि कैसे ऑटोट्रॉफ जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। पर उन्हें बाहर से उनको भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। जो वाटर है इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि CO2 है, सनलाइट है, पर साथ ही साथ वाटर भी तो चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में। ये वाटर जो है प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करता है अपनी रूट्स के थ्रू। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा प्लांट? जो प्लांट लैंड पे रह रहा है, ठीक है। और अगर कोई प्लांट वाटर में रहता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। अब देखो, अदर मटीरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो अदर मटीरियल्स है जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। तो ये जो हमारे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल से भी, वाटर के साथ रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल केमिकल एलिमेंट, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये एक स्पेशल एलिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, किसको? प्लांट को। वो नाइट्रोजन ये सॉइल से लेता है।
अब सॉइल में डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, सॉइल में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक पता है हमें सारे इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ठीक है। तो जो नाइट्रेट्स है और जो नाइट्राइट्स होते हैं उनके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो ये प्लांट लेता है, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को अब्जॉर्ब करता है और बाद में जब प्लांट के पास नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आ जाते हैं तो वो नाइट्रोजन को ले लेता है और जो भी ऑक्साइड होगा उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बिन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट को, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है। अब नाइट्रोजन या तो प्लांट इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से ले लेता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सोर्सेज से लेता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज आपके ऐसे होते हैं जो आपको नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। या आप 11th क्लास में पढ़ोगे इफ़ यू परस्यू साइंस स्ट्रीम मेडिकल, ठीक है। तो बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, उनके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू, ठीक है बेटा, बस आपको ये पता होना चाहिए, इसमें इतनी डिटेल में मत घुसो। सो विद दिस बहुत लंबा ये लेक्चर हो गया है, तो या तो हम देखते हैं, एक काम करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे। हेटरोट्रॉफिक में यहाँ तक पढ़ लेते हैं, अमीबा तक का, क्योंकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज़ ऑलरेडी बिग, तो और फिर रेस्पिरेशन भी है और ऑलरेडी हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर वैसे आपने प्लांट का बहुत ज़्यादा ऑटोट्रॉफिक तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप चाहे बाद में देख लेना अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक बर्डन फील हो रहा हो, बट ये अमीबा का आपने पहले ही पढ़ा हुआ है और हेटरोट्रॉफिक में इतना कुछ है नहीं, मतलब ये तो ओवरव्यू ही है एक तरह से, तो ये फटाफट कर लेंगे, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है। जैसे कि अब देखो, अब ये सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए नहीं है, ये लाइन हर चीज़ के लिए है। कैसे? अब एक पोलर बियर है, वो रहता कहाँ पर है, वो सारे स्नोई एरियाज़ में रहता है, तो उसके पास ऑलरेडी इन्वायरमेंट वो ऐसे अडेप्टेड है कि उसके पास एक कोट होता है, फर होता है, थिक फर, जो उसे ठंड लगने से बचाता है, ठीक है। The form of nutrition differs depending on the type and availability of food as well as now how it is obtained by the organism. होता क्या है? The form of nutrition differs, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या न्यूट्रिशन होगा, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाना खाएगा, वो डिपेंड करता है उसके टाइप पे और मतलब फूड मटेरियल के टाइप पे और फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कि वो जो खाना खा रहा है वो किस तरह का है, उसकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं पाएगी, या वो खाना जो है जो उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी वो अवेलेबल है कि नहीं है, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और वो खाना उसको मिलेगा कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास, अगर फूड सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, मतलब स्टैटिक है, रुका हुआ है, कहीं चल के नहीं जा रहा, जैसे कि ग्रास हो गई, या मोबाइल हो गया जैसे कि डियर, मोबाइल मतलब जो चल रहा है, क्योंकि डियर कहीं पे भी चल के जा सकता है और डियर खाना है एक कार्निवोर के लिए। would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. अब क्या होगा दोनों का, क्योंकि न्यूट्रिशन अलग अलग है, एक काऊ जो है वो ग्रास को खाएगी जो स्टेशनरी है, एक लायन जो है वो एक डियर को खाएगा जो कि मोबाइल है, जो चल फिर सकता है। तो क्या इन दोनों के फूड को एक्सेस करने के तरीके, मतलब कि फूड को लेने के तरीके क्या अलग नहीं होंगे। एक काऊ तो है वो नॉर्मल चलते फिरते उसको घास दिख जाएगी वो खा लेगी, पर एक लायन को क्या करना पड़ेगा, हिरन पे नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो छुप रहा है तो उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर उसने कहीं पे हिरन को देख लिया, उसकी आवाज़ आई तो उसके पीछे उसे भागना पड़ेगा इस तरीके से, या छुप छुप के उसका पीछा करना पड़ेगा कि उसको पता भी ना चले कि उसका शिकार होने वाला है। वॉट इज़ द न्यूट्रिटिव पैरेटस यूज बाय द काउ एंड अ लायन। न्यूट्रिटिव पैरेटस मतलब खाना खाने के लिए वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे काउ है उसे घास को खाना है, तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से होगा कि ग्रास के अंदर जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसकी बॉडी उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। वहीं पे जो लायन है, लायन जो है उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उसको घास तो नहीं खानी, उसको डियर को खाना है और डियर के अंदर सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। अब देखो, देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इंसान कैसे खाना खाता है उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खाना खाने से ही पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं,
जैसे ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये उसका खाना हो गया, उसने क्या किया, खाने को पहले कुछ केमिकल सिक्रीट किए जिससे उसने जिससे उसने खाने को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। अब वो सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में टूट गया तो उसकी बॉडी ने फिर उसको अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। एग्जाम्पल्स लाइक फंजाई के जो एग्जाम्पल्स है जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल। अब क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने को पहले ब्रेक डाउन करते हैं बाहर बॉडी के और फिर अब्जॉर्ब करते हैं, उसके एग्जाम्पल में फंजाई आ गई। ब्रेड मोल्ड आपकी फंजाई है, यीस्ट आपकी फंजाई है और मशरूम भी आपकी फंजाई है। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खाने को खा लेते हैं, होल मटेरियल ले लेते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, और वो अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन है और जो आपको भी पता है वो कौन है, ह्यूमन। हम खाना खाते हैं और हमारी पेट के अंदर जो है बाद में खाने का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। वॉट कैन बी टेकन इन और ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। हम क्या खाना खाते हैं और हमारा खाना किन कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी डिज़ाइन किस तरीके का है और बॉडी फंक्शन किस तरीके का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काऊ है, उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, तो उसकी जो बॉडी है वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है कि गाय जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए वो घास खाती है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। पर एक लायन अगर ग्रास खाता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा सेल्यूलोज को, तो लायन जो है उसका खाना ग्रास नहीं होगा, उसका खाना कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अब देखो क्या होता है, जैसे एक लायन है वो क्या करेगा, डियर को सीधा मार के खा जाएगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से, पर वो उन्हें मारते नहीं हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी, ये जो पैरासाइट ये जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं इसको उन्होंने पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी बोला है। इज़ यूज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कसकटा, जो कि अमरबेल है। ये कसकटा अमरबेल क्या होता है कि प्लांट के ऊपर जो है एक बेल जो है वो ग्रो करने लग जाती है। टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म जो है ये पेट के अंदर रहता है ना, तो ये इंसान को मारता भी नहीं है और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है। लीच खून चूसती है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो हमने ओवरऑल देखा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप अपना खाना खुद नहीं बना रहे बट आप किसी और पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए, तो उसमें हमने देखा कि कैसे पैरासिटिक नेचर होता है, पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके का खाना खाएगा वो उसकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है, उसकी बॉडी डिज़ाइन पे और बॉडी फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाने को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खाने को खा लेते हैं और बॉडी के अंदर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका सैप्रोफाइट्स जो है ये भी आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सैप्रोफाइट्स आपके जो होते हैं, जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, है ना, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो ये भी इनका भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम अलग अलग खाना खाते हैं, हमें खाना कहाँ से मिल रहा है वो भी डिपेंड करता है। जैसे जो एक काऊ है वो ग्रास खा रही है, उसको ग्रास कहाँ से मिल रही है, एनवायरनमेंट से मिल रही है, किसी खेत से मिल रही होगी, कहीं से भी मिल रही होगी, है ना। अब क्योंकि वो काऊ जो है वो ग्रास खा रही है तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए, है ना। तो इसीलिए काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ एक ही सेल है और बस इंसान मतलब ऑर्गेनिज्म है वो, द फूड मे बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। तो फूड जो है वो उसका पूरा सरफेस जो है वो ले लेता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, अब अगर सिंगल सेल है तो जो उसका इंटायर सरफेस है, इंटायर बॉडी जो है वो सीधा खाने को यूटिलाइज कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग काम करने लग जाते हैं। ये हमने ऊपर पहले भी देखा था बेटा कि क्या होता है, इन्वायरमेंट के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो पूरा बॉडी सरफेस है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है।
लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर इंसान है या कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसके सारे सेल्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन डिराइव बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वैसे वैसे अलग अलग जो टिश्यूज़ है, अलग अलग फंक्शन जो है वो इन ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स जो है वो एक स्पेशल फंक्शन करने लग जाते हैं, और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स in food using temporary finger like extensions of the cell surface। अब ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का क्या है, ये अमीबा का सेल का सरफेस है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल सरफेस है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, अमीबा क्या करता है, टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं है, वो अपनी शेप अमीबा चेंज करते रहता है, और फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है अपनी सेल सरफेस से वो निकालता है। ये देखो ऐसे, ये देखो इसने अपनी सेल को चेंज कर लिया। पहले शेप ऐसी थी, अब देखो इसकी शेप चेंज हो गई, ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, अपने साइज़ को इसने बढ़ाया, और यहाँ पे ये ऐसे एक्सटेंशन इसने निकाल दी, जिससे ये इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर फंसा रहा है। तो ये जो इसकी प्रोजेक्शन इसने निकाले ना, ये फिंगर जैसे, ये इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, या फिर इनको कहते हैं फॉल्स फीट। ठीक है, देखो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको कहा गया। अब उसके बाद क्या था, इनसाइड द फूड, अच्छा, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फिगर 5.5 होता क्या है, ये क्या करता है, ये फिर जो स्यूडोपोडिया है जो ऐसे निकल रही हैं, ये अल्टीमेटली इस फूड पार्टिकल को कैसे घेरती हैं, ये एक्सटेंड करती जाएगी, फैलती जाएगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और अल्टीमेटली ये जॉइन हो जाएगी। तो ये फूड पार्टिकल जो है वो इस जाल के अंदर फंस गया, और इस जाले को इन्होंने बोला है फूड वैक्यूल, और ये यहाँ पे खाना खा लेगा और फिर नॉर्मल अपनी शेप में हो जाएगा। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल में कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर वंस में कन्वर्ट किया जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, which then diffuse into the cytoplasm। और ये जो सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब एक ही सेल है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो ये खाना जो है, जो सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन किया है, ये साइटोप्लाज्म में ही डिफ्यूज़ हो जाता है, आसपास चला जाता है, और सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनको जो भी कंपोनेंट्स चाहिए थे सिंपलर वंस में जो कन्वर्ट हुए थे वो मिल जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि खाना इसने बनाया, खाना डाइजेस्ट कर लिया, अब ये नॉर्मल हो गया और इसने खाना जो है ये बाहर छोड़ दिया, और ये बाहर जो छोड़ा है इसको क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं है, पर अगर आप डायग्राम बनाओगे अमीबा के बारे में कभी भी पूछ ले तो आपको ये लिख के पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि वो कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है, और साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इन पैरामीशियम जो है वो भी सिमिलरली ऐसा ही होता है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। अब होता क्या है, अमीबा जो है ना, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। अगर मैं ये बना दूँ तो ये भी अमीबा हो सकता है, अमीबा ये कर दूँ ये भी अमीबा हो सकता है, ऐसे बना दूँ हो सकता है अमीबा हो, ये बना दूँ हो सकता है अमीबा हो, ऐसे बना दूँ हो सकता है अमीबा हो। तो अमीबा जो है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसकी कोई भी शेप हो सकती है, वो कैसे भी शेप में जा सकता है। पर जो पैरामीशियम है ना, उसकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, और वो एक ही स्पॉट से खाना लेता है। जैसे अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये यहाँ पे फूड पार्टिकल था इसलिए उसने यहाँ से फूड लिया, यहाँ पे फूड पार्टिकल होता तो ये यहाँ पे अपना फूड वैक्यूल बनाता है, यहाँ पे होता तो यहाँ पे बनाता, यहाँ होता तो यहाँ बनाता। ठीक है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट है, वो वहीं से ही खाना खाता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब होता क्या है, मूवमेंट ऑफ सीलिया के थ्रू, जैसे पैरामीशियम जो है ना उसका थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर कंसिडर करो। ठीक है, तो इसने इस स्पॉट से खाना खाया, उसके बाद इसकी बॉडी जो इसकी गट होती है ना उसके अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया आपने पढ़ा हुआ है, पहले 9th में भी पढ़ा होगा टिश्यूज़ वाले चैप्टर में। सीलिया जो है वो आपके जैसे धागे होते हैं,
ठीक है, वैसे से सेल्स होते हैं। ये सेल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये रिदम क्रिएट करते हैं जिससे मूवमेंट होता है। तो ये जो खाना है वो सीलिया के थ्रू मूव करके अंदर जाता है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पूरा सरफेस जो सेल का होता है उसको सीलिया कवर करके रखता है। विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड हेट्रोट्रॉफिक, हमने पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हम, ऑटोट्रॉफिक पूरा पढ़ लिया, हेट्रोट्रॉफिक हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम अमीबा यानी कि एक तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का देख चुके हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच and bye.